हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आप सभी को पता है कि हम कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपसे पूछे जाते हैं। पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जहाँ से कि आपके पास क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो आज बेसिकली हमारी मेन थ्योरीज होने वाली है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम करेंगे कंडीशनिंग की थ्योरी। बेसिकली ये बिहेवियर की कंडीशनिंग की थ्योरी है जिसमें कि दो लोगों ने वर्क किया था। एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी ये पैवलव ने दी थी और इन्होंने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमारे को स्किनर ने दी थी, जिन्होंने कि एक रैट के ऊपर और एक पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेसिकली यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर पैवलव ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? वो डॉग के ऊपर किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि रैट और पिजन के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, वो हमारे स्किनर ने किया था। और एक और क्वेश्चन बन जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? वो हमारी पैवलव ने दी है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? ये हमारे स्किनर ने दी है। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन रिपीटेड होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप नोट डाउन कर लेना। तो इस थ्योरी में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इससे क्वेश्चन आपके पास बन जाता है कि आखिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये आपकी रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए रिवॉर्ड और पनिशमेंट की थ्योरी आखिर किसने दी है, तो ये हमारी स्किनर ने दी है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो और एक क्वेश्चन आपका जो यहाँ से बन सकता है वो है कि रिवॉर्ड क्या बोलते हैं, हमारे जो बिहेवियर है उसको इंक्रीज़ करता है और पनिशमेंट जो हमारे बिहेवियर है उसको डिक्रीज़ करता है। अगर हमें किसी के बिहेवियर को बढ़ाना है, अच्छा बनाना है, तो हमारे को रिवॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। और पनिशमेंट है वो बेसिकली जो हमारे बिहेवियर को होता है उसको डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है। आप नेक्स्ट बात करते हैं अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि हमारे को दी है पैवलोव ने। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आखिर किसने दी है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया, पैवलोव ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि आखिर पैवलोव ने कौन सी थ्योरी दी है हमारे को? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। और इसके बाद जो बात बनती है कि क्या पैवलोव ने रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की है? तो पैवलोव ने रीइंफोर्समेंट के बारे में बात नहीं किया है, ये भी आपने याद रखना है। और एक और बात यहाँ से बनेगी कि आखिर पैवलोव ने किसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था कंडक्ट किया था? तो हमारा डॉगी के ऊपर किया था। और दूसरी बात ये पूछी जाएगी कि पैवलोव ने किसके बीच आपका जो कनेक्शन था वो बनाया था? तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के बीच बनाया था। कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स के बीच बनाया था। तो इन्होंने क्या किया था, एक स्ट्रीट डॉग होता है उसको पकड़ा था और उसके गले में एक पाइप लगाई थी, साथ में एक इंस्ट्रूमेंट लगाया था जो कि स्लाइव को मेज़र करेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंडीशनिंग से पहले, तो जब भी भोजन आएगा तो सलाइवा आएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी हमारे सामने भोजन आएगा, जब उसकी सुगंध आएगी, जब कोई भूखा होगा तो जो सलाइवा है वो नेचुरली आता है। तो पहले इन्होंने नेचुरली की बात की थी, फिर इन्होंने बात की थी, फिर इन्होंने क्या कर लिया, एक बेल को ऐड कर लिया, फिर इन्होंने कर लिया जबकि वो बेल बजाए गए तो ये आर्टिफिशियल थी। जो बेल थी, आपसे पूछा जाता है जो बेल थी वो कौन सा स्टिमुलस था? तो ये हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस था। और जो फूड था वो हमारा नेचुरल स्टिमुलस, क्योंकि जब भोजन आएगा तो सलाइवा ज़रूर आएगा। तो उन्होंने बाद में क्या है, फूड और बेल के पीछे कनेक्शन बना लिया जिससे कि अब सलाइवा आ रहा है। तो उन्होंने जब भी बेल बजाते थे तो फूड लाते थे। जैसे वो फूड लाते थे तो कुत्ते के मुंह में क्या सलाइवा आ जाता था। तो कुत्ते को पता चल गया बेल बजेगी तो मुझको क्या बोलते खाना मिलेगा, और जो सलाइवा है वो आने लग गया। और एक ये हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। फिर धीरे धीरे करके क्या किया उन्होंने, सिर्फ बेल बजानी शुरू कर ली और भोजन लाना नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया था, उन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस दे दिया और कंडीशनली रिस्पॉन्स आ रहा था। तो जो कुत्ता था स्टार्टिंग में तो उसके सलाइवा आ रहा था, क्योंकि उसको पता है कि बेल बज रही है तो मतलब मेरे को भोजन आए। पर धीरे धीरे करके क्या हो गया, जैसे वो बेल बजाते थे तो सलाइवा आना बंद हो गया, क्योंकि कुत्ते को पता चल गया कि बेल और फूड के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, बेल का इससे कोई संबंध नहीं है। पर जब उन्होंने धीरे धीरे करके फिर से स्टार्ट किया बेल और उसके बाद फूड लाना, फिर से जो बिहेवियर था वो ऐसे ही कंडीशनिंग हो गई। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो बेल है वो कैसा स्टिमुलस था? तो ये आपका आर्टिफिशियल था और फूड आपका नेचुरल स्टिमुलस था। तो बस क्वेश्चन यहाँ से यही बनते हैं, बाकी जो मैंने मेन क्वेश्चन पहले बताया वो करना। तो क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं मेमोरी, बोले तो स्मृति। इसके रिगार्डिंग आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चंस आते हैं।
कई बार एक क्वेश्चन आता है, कई बार 2 क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो आपको पता है, पहले बात तो आपसे पूछा कि ह्यूमन मेमोरी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हुई है, मेन पार्ट्स। तो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुई है। पहली है सेंसरी मेमोरी, दूसरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरी है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब अगर हम बात करें सेंसरी मेमोरी का जो टाइम पीरियड रहता है वो सिर्फ 1 सेकंड का होता है, क्योंकि सेंसरी की बात है जब आपके सेंसेस के थ्रू मेमोरी को गेन करे। तो बाय द वे, आप कभी किसी को टच कर लोगे तो फट दे के जो वो सेंस है वो 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। कोई चीज़ गर्म है तो आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड के अंदर अंदर पता चल जाएगा आपकी मेमोरी में कि आपको ये जो चीज़ है ये चीज़ गर्म है, किस तरीके की है, ठंडी है। तो ये हमारा सेंसरी मेमोरी। नेक्स्ट बात करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये हमारी वो मेमोरी होती है जो वर्किंग मेमोरी हो चल रही है। और आपसे पूछा भी जाता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को और क्या कहा जाता है, तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको हमारी एक्टिव मेमोरी कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो हमारी एक्टिव मेमोरी होती है। और जो हमारी एक्टिव मेमोरी होती है वो कुछ टाइम के लिए रहती है और जो इसका टाइम पीरियड होता है लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से कम होता है, बल्कि ये 2 सेकंड से लेकर 30 सेकंड की होती है। सिर्फ इतना याद रखना, 2 और 3 30 सेकंड तक रहती है। उसके बाद जो आपका माइंड है वो इनको डिलीट कर लेता है या तो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो थर्ड जो पार्ट था वो है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि लाइफ टाइम रहती है। कोई ऐसी चीज़ें होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो आपको बचपन का होगा, वो आपको लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, तो वो वाली मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है और वो पैसिव मेमोरी होती है, वो आपके पास स्टोर है। अब बोले तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है एक स्टोरेज हाउस में स्टोर हो जाती है आपके पास। तो ये 3 मेमोरी है जो कि मेन मेमोरी है। इससे जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहला तो है जो सेंसरी मेमोरी है वो कितने सेकंड तक का उसका टाइम पीरियड रहता है, तो 1 सेकंड से भी कम रहता है। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है वो पूछा जाएगा। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसका टाइम पीरियड कितना है। फिर आपसे लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइम पीरियड पूछा जाएगा और उसको किस नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। और जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास एक्सप्लिसिट मेमोरी और एक है इम्प्लिसिट मेमोरी। जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है ये हमारा कॉन्शियस मेमोरी होती है और जो इम्प्लिसिट मेमोरी है ये हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी होती है। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि हमने अभी फ्राइड की थ्योरी करनी है लास्ट में, तो वहाँ पे इसको अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। बस यहाँ से आपसे यही पूछा जाता है कि जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी होती है, तो हमारी कॉन्शियस होती है। जो इम्प्लिसिट मेमोरी होती है वो हमारी अनकॉन्शियस होती है। यहाँ से सिर्फ इतने ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को याद रखना। पहले तो मेन मेमोरीज पूछी जाए तो सिर्फ 3 है आपके पास। अगर पूछा जाए तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट बात करें तो प्रोसेस बोले या स्मृति के अंगों के बारे में बात करें तो ये होता है हमारा लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, फिर रिकॉग्निशन। पहले क्या करेगा बच्चा, सीखेगा, लर्निंग करेगा, अधिगम करेगा, सब चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। फिर रिटेंशन, फिर उसको धारण करेगा, आखिर क्या क्या चीज़ें बताई गई है। फिर रिकॉल, पुनर्स्मरण करेगा कि क्या क्या चीज़ें बताई थी, उसको रिकॉल करेगा, उसको बार बार पढ़ा करेगा। और लास्ट में रिकॉग्निशन बोले तो पहचान करेगा कि कौन सी चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में बताया गया, मतलब डिटेल में पढ़ेगा। क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आप भी इसी तरीके से पढ़ते हो, पहले आप लर्निंग करते हो, फिर रिटेंशन करते हो, फिर रिकॉल करते हो, फिर रिकॉग्निशन करते हो। तो ये इसके अंग है, तो ये पूछे जाते हैं और ये स्टेप वाइज पूछा जाता है कि किस स्टेप में ये सही लिखे गए हैं, कि कौन से कैसे कैसे करके इसकी प्रक्रिया चलती है। इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। और कई बार ऐसा पूछा जाए कि स्मृति का अंग निम्न में से कौन सा नहीं है, तो उसमें आपके पास 3 इसके अंग बताए होंगे और चौथा कोई और ही ऑप्शन दे रखा होगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें अपना जो टॉपिक है पर्सनैलिटी, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनको अभी हम डिटेल में बात करते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास पर्सनैलिटी में पूछे जाते हैं, तो वो सबसे पहले तो आपसे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी पूछा जाता है, आखिर कितने प्रकार की है। फिर आपसे टेस्ट इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सा टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और फ्राइड की थ्योरी आपके पास है, वो भी इसी में कवर हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पास पर्सनैलिटी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी के अंदर आपका सिर्फ फिजिक्स ही नहीं है, आपका सब कुछ आता है। आपका बिहेवियर आता है, आपकी फ़िज़िक्स आता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग आता है, आप किस तरीके से बात करते हो, आपका किस तरीके का बिहेवियर है, आप सोशली कितने हो, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आपकी क्या वैल्यू है, आपका स्टाइल क्या है, आप कितने परसेंट लॉयल हो, कितने परसेंट केयरिंग हो, ये सब कुछ आपका पर्सनैलिटी के अंदर आता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास 4 ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कि आपके पास पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले पूछा जाता है क्रैचमर। क्रैचमर्स के बारे में तो आपसे जो पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इसने कितने
पार्ट में आपके पास पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया है? तो हमारे पास 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा कि क्रचमर ने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया आपके पर्सनैलिटी को? तो आपके 4 पार्ट्स में है। तो वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा था, कई बार पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके बारे में क्रचमर ने नहीं बताया। और एक और क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से बनता है वो ये है, क्रचमर्स ने आखिर किसके ऊपर बात की है, कौन सी पर्सनैलिटी? तो हमारी शारीरिक पर्सनैलिटी के ऊपर बात की है, अपने बिहेवियर के ऊपर नहीं की है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है। तो आपको पता है जो क्रचमर ने उसने हमारे पास शारीरिक रूप में जो है व्यक्ति को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहला है हमारे पास एस्थेनिक। तो इसमें जो पर्सन होता है वो थिन होता है, बिल्कुल ही पतला होता है, और शॉर्ट शोल्डर्स होते हैं, नैरो चेस्ट होती है, साथ ही साथ जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो लंबे और पतले होते हैं, और वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता। अगर आपसे पूछा है कोई पर्सन है जो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, पतला और लंबा है, तो किसके अंडर आता है? तो एस्थेनिक के अंदर आता है। नेक्स्ट जो बात की है वो है एथलेटिक। एथलेटिक से पता चल रहा है वो खेल खूल में अच्छा है, उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रांग है, उसका मस्कुलर जो एनर्जी है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बॉडी भी स्ट्रांग है, और फिजिक्स जो इसकी फिजिकली वो अट्रैक्टिव है। तो ये हमारा एथलेटिक के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करें तो पाइकनिक। इसमें जो पर्सन होता है वो फैट होता है, छोटा मोटा होता है, गोल मटोल सा, ये इसके अंडर आता है। लास्ट जो है वो है डायप्लास्टिक। इसके अंदर जो भी ये तीनों पर्सनैलिटी की बात की है ये सारे का कॉम्बिनेशन होता है, सारा कंबाइंड इसमें हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन पूछाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया है और निम्न में से कौन सा पार्ट नहीं है। तो आपने याद रखना, एक है एस्थेनिक, एक है एथलेटिक, एक है पाइक, और यहाँ पे डायप्लास्टिक। बात करते हैं जंक्स की क्लासिफिकेशन। इन्होंने भी हमारे पास पर्सनैलिटी के 3 टाइप्स दिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो जंक्स है उन्होंने कितने टाइप की पर्सनैलिटी बताई है? तो इन्होंने 3 टाइप्स की पर्सनैलिटी बताई है, और जो इन्होंने पर्सनैलिटी बताई है वो हमारी शारीरिक नहीं, वो हमारा बिहेवियर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, हम किस तरीके का बिहेवियर होता है। तो इनका जो पहला था वो है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का पता आपको है, इंट्रोवर्ट्स वो पर्सन होते हैं जो कि ज़्यादा बात नहीं करते हैं और शायद पर्सन होते हैं अपने में ही रहते हैं, ये हमारे इंट्रोवर्ट के अंदर आते हैं। जो दूसरी बात की है वो है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट्स वो वाले पर्सन होते हैं जो कि आउटर साइड वर्ड्स के बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो बहुत सारी बातचीत करने में अच्छा लगता है, उनको नए नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है, सबके साथ रहना अच्छा लगता है। और थर्ड जो बात की थी वो है एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट वो पर्सन होता है जो दोनों के मिक्सचर होता है, वो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं। जब उन्हें मन करेगा तो किसी से बात करेगा, जब उनका मन करेगा तो वो किसी से बात भी नहीं करेगा। तो इस तरीके के है। तो यहाँ से यही आएगा जो जंक्स ने उसने क्लासिफिकेशन दी है हमारे बिहेवियर के ऊपर, और कितने टाइप्स की बताइए? वो 3 टाइप्स की है, एक है एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट, एक एम्बिवर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं शेल्डन्स की क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर क्लासीफाई किया है पर्सन को। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि आखिर इन्होंने किसके ऊपर पर्सन को क्लासीफाई किया है? तो फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर क्लासीफाई किया है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि आखिर इन्होंने कितने टाइप्स दिए? तो हमारे पास 3 टाइप्स दिए हुए, एक है हमारे पास एंडोमॉर्फिक, दूसरा है हमारे पास मेसोमॉर्फिक, और तीसरा है हमारे पास एक्टोमॉर्फिक। तो जो सबसे पहली बात करें तो हम एंडोमॉर्फिक, इसमें जो पर्सन होता है उसकी जो फिजिक्स होती है वो थोड़ा फैटी होता है, ठीक है, मतलब गोल मटोल सा होता है। और जो मेसोमॉर्फिक है इसका बात करें तो इनका जो फिजिकल है वो स्ट्रांग होते हैं, इनका बैलेंस्ड होता है, इनका मस्कुलर एनर्जेटिक पर्सन होते हैं। और एक्टोमॉर्फिक की बात करें तो ये वाले वो पर्सन होते हैं जो थिन और वीक होते हैं, बिल्कुल पतले लंबे चौड़े जो पर्सन होते हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि जो शेल्डन है उसकी क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है और कितने टाइप्स की दी है, और निम्न में से कौन सा इसके अंदर नहीं आता। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है बस। तो पर्सनैलिटी के टाइप्स की बात हमारी हो गई है। जितनी टाइप्स की बात हमने बात की है, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया इसमें कैसे पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, पर टेंशन की बात नहीं, कल एक जो मेगा प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। वैसे तो मैंने अभी आपको बता लिया है, पर फिर भी कल क्वेश्चन आएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट के बारे में, कौन कौन से टेस्ट हमारे पर्सनैलिटी के लिए किए जाते हैं। तो जो ये हमारे पर्सनैलिटी के टेस्ट है यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, और हर साल आते रहता है, और इस साल भी आएगा, क्योंकि जो अभी भी टेस्ट हुआ है हमारा 15 अक्टूबर को, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है रोशा इंक बोल्ट टेस्ट। इससे रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं आपसे कि आखिर जो रोशा इंक बोल्ट टेस्ट है वो किसका टेस्ट है। तो आपको दे देंगे वहाँ पे इंटेलिजेंस का, पर्सनैलिटी का, मेमोरी का, या फिर कॉग्निशन का, तो किसी का भी ऐसे दे देंगे। तो आपके पास जो है रोशा इंक बोल्ट टेस्ट है वो पर्सनैलिटी का। बस आपको यहाँ ये याद रखना है, पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। एक तो आपका रोशा इंक बोल्ट टेस्ट होता है, दूसरा जो टेस्ट है आपका वो है थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट। बेसिकली आपके पास वहाँ फुल फॉर्म नहीं देते, वो पता क्या देते हैं, टैट, TAT टेस्ट किसके लिए किया जाता है।
तो जो आपका TAT टेस्ट है, टैट जो टेस्ट है, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट बात की जाती है कैट, ये चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट नहीं देते वहाँ पे कैट देते CAT लिख के, कि जो कैट टेस्ट है वो आखिर किसके लिए किया जाता है, तो ये भी हमारा क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें भी WAT करके दिया जाता है। WAT टेस्ट आखिर किसके लिए किया जाता है, तो ये हमारा पर्सनैलिटी के लिए किया जाता है। ये थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट बात करें तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये भी आपके पास पर्सनैलिटी के लिए होता है। और साइको ड्रामा हो गया या प्ले टेक्निक, ये भी आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए की जाती है। पर जो आपके पास ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना ऊपर वाले, यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन, और यही पूछा जाता है कि रोशा टेस्ट किसके लिए है, टैट किसके लिए है, कैट टेस्ट का किसके लिए किया जाता है, और WAT टेस्ट किसके लिए किया जाता है। बस यही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आई थिंक कि जो हमारा पर्सनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बता लिया, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जो अपनी थ्योरी ऑफ राइट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके पास हर साल पूछी जाती है इससे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही आपका यहाँ से बनता है कि साइको एनालिटिकल जो कि मनोविश्लेषण थ्योरी है, आखिर वो किसने दी, तो ये हमारी फ्रेंड ने दी है साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या था इस बार भी आपसे पूछते हैं। तो फ्राइड ने हमारे पास एक पर्सन के पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में बताया गया, इट, ईगो, सुपर ईगो। इट को हिंदी में इड ही कहते हैं, ईगो को अहम कहते हैं, और सुपर ईगो को परा अहम। आपके ने देखना हर साल आपके पास क्वेश्चन में पूछा है ही होगा कि इट के रिगार्डिंग होगा या ईगो के रिगार्डिंग होगा या सुपर ईगो के रिगार्डिंग होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इट की, तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस की बात हो रही है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन विच प्रिंसिपल, तो ये प्लेजर के ऊपर बेस्ड है हमारा इट, ये आपने याद रखना है। और ये हमारी जो स्टेज हो जाती है ना, ये हमारी प्रेजेंट जो बर्थ की स्टेज होती है ना, वो वाली है। ईगो की बात करें तो ये है हमारा वो वाला पीरियड होता है कॉन्शियसनेस का। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है जो ईगो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो ईगो इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। और सुपर ईगो किसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। तो जो सुपर ईगो है वो बेस्ड अपॉन मोरालिटी, राइट और रॉन्ग। इस स्टेज में जो पर्सन है वो ये सीख जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ रॉन्ग है। तो इन तीनों से बस आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर ये किस किस के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। याद रखना, ईड आपका प्लेजर के ऊपर, सुख के ऊपर है, जो ईगो है वो रियलिटी के ऊपर है, और जो सुपर ईगो है वो हमारा मोरालिटी के ऊपर बेस्ड। तो नेक्स्ट बात करेंगे मूल्यांकन की, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल्यांकन से तो ये पूछा जाता है कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है, और इसके अंडर ना एक क्वेश्चन बनता है आपका रेमेडियल टीचिंग की बात करेंगे। रेमेडियल टीचिंग क्यों दी जाती है बच्चों को, तो जो आपको रेमेडियल टीचिंग है वो हम बच्चों को इसलिए देते हैं ताकि कि जो बच्चे की कमज़ोरी है उसको हम दूर कर सके और उसका पता लगा सके। रेमेडियल टीचिंग का यही काम है। और इवैल्यूएशन बोल तो मूल्यांकन में बोल तो हम किस चीज़ का मूल्यांकन करें, तो बच्चे का हम हर एक चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, उसका बिहेवियर का, उसके पर्सनैलिटी का। ये बात भी आपसे यहाँ पे पूछी जाती है कई बार। तो और जो चीज़ आपके पास इवैल्यूएशन में पूछी जाती है वो है CCE के रिगार्डिंग। आखिर CC किसके ऊपर बेस्ड है, तो जो CC है वो आपका कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन भी है और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी है। कॉन्टिन्यूस की बात करें तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखो जो इवैल्यूएशन है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी आपके पास क्वेश्चन बनेगा, क्या इवैल्यूएशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो इवैल्यूएशन आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। आप जब स्कूल जाते हो, जिस दिन आपने एडमिशन ले ली तब से लेकर जब तक आप उस स्कूल से बाहर नहीं निकल जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं चले जाते हो, तब तक आपकी इवैल्यूएशन चली रहेंगी। हर एक डे में आपकी इवैल्यूएशन होती है, हर एक दिन में आपका मूल्यांकन होता है, आपके बिहेवियर का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव भी हमारी इवैल्यूएशन होती है, क्योंकि इसमें नॉन स्कॉलिस्टिक और स्कॉलिस्टिक दोनों चीज़ें आ जाती है। को करिकुलम एक्टिविटीज़ के बेस पे भी वहाँ को इवैल्यूएट किया जाता है, आपके जो एजुकेशन के रिगार्डिंग है उससे भी इवैल्यूएट किया जाता है, जैसे आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, आपके FA1, FA2, SA1, SA2, उसके बेस में भी आपको जज किया जाता है। साथ ही साथ आप किस तरीके से आपके को करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और साथ ही साथ कितने एक्टिव हो, इसके बेस में भी आपका जो मूल्यांकन है किया जाता है। तो यहाँ से यही बात बनती है आपकी कि जो CCE क्या है, तो आपको पता चलेगा जो CCE है इसके अंदर आपके पास स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक दोनों चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इवैल्यूएशन इज़ अ डैश प्रोसेस। तो इवैल्यूएशन हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होती है। अगर आपके पास ऑप्शन में सिर्फ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिया होगा तो सही होगा, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो आपका शायद से कॉम्प्रिहेंसिव होगा, तो वो वाला भी सही है। अगर आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन दिया होगा,
या प्रोसेस दिया होगा तो वो वाला भी आपका सही ऑप्शन है। तो जो इवैल्यूएशन होती है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिस्टम वाइज चलती है। ऐसे थोड़ी कि आपका बीच से इवैल्यूएशन करेंगे। जब आपके टेस्टेज होते हैं तो FA1 FA2 पहले होता है, फिर SA1 आता है, फिर इस तरीके से आपके इवैल्यूएशन होते हैं सिस्टमैटिक वे में। नेक्स्ट बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके अंदर आपके पास स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक सब कुछ आ जाता है, जैसे कि इंक्लूड एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट सब कुछ आ जाता है। आपकी को करिकुलम एक्टिविटी, आपके जो टेस्ट्स वगैरह होते हैं, नॉलेज किस तरीके की है आपकी, ये सब को आपका इवैल्यूएट किया जाता है, आपके बिहेवियर को इवन इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये कुछ हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे साइकोलॉजी के, जिसके रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चाहे आप JBT का टैट दे दो, कमीशन दे दो, जो मर्जी टैट दे दो, वहाँ पे साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपसे यही वाले पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए थे आपके पास टैट में। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमारे से पूछा गया यहाँ पे, प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया। इंग्लिश में जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, आखिर जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट था वो किसने डेवलप किया, किसने वो विकसित किया था। तो ए हमारे पास दिया हुआ है रेविन, बी है हमारे पास दिया हुआ है गिलफोर्ड, सी है हमारे पास टोलमैन और डी है हमारे पास टर्मन। तो जो हमारा प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट है ये हमारा रेविन ने डेवलप किया था। तो इसका जो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेविन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे से पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा जीन पियाजे की थ्योरी से लिया गया था। आपसे कई बार ये पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे ने किसके ऊपर थ्योरी दी थी। तो जीन पियाजे ने हमारी जो थ्योरी दी थी वो दी थी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। तो यहाँ क्वेश्चन था हमारे पास, हिंदी मीडियम में पूछे गए थे। यहाँ पे जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, आखिर जो हमारे जीवन में काल होते हैं ना, जैसे कि इन्फेंसी स्टेज हो गया, चाइल्डहुड, एडल्सन, अडल्ट, इस एज में कौन सा सबसे कठिन काल है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था हमारे पास, विच स्टेज इज़ कंसिडर मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ऐसी कौन से पीरियड है लाइफ में जहाँ पे कि हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ए था हमारे पास इन्फेंसी स्टेज, बी है चाइल्डहुड, सी है हमारे पास एडोल्सन, एडोल्सन बोल तो किशोरी अवस्था, और डी है हमारे पास अडल्टहुड। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एडोल्सन, क्योंकि एडोल्सन हमारी एक ऐसी स्टेज है जो कि हमारी बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड होता है हमारी लाइफ का। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखो आपके पास साइकोलॉजी में बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आपके पास जो बुक में टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिए जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज करके पूछा जाएगा, थोड़ा जो लेवल है वो हाई करके पूछ सकते हैं, पर जो क्वेश्चन है वो आपका साइकोलॉजी का कभी भी बाहर से नहीं आता। टैट दे दो, सी टैट दे दो, सी टैट में भी इवन कि सारा का सारा आपका साइकोलॉजी सेक्शन सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, फ्राइड के अनुसार इट डैश सिद्धांत पर आधारित है। जो फ्राइड है उन्होंने हमारे पास जो थ्योरी दी थी उसमें जो इट है ना, आखिर वो किसके ऊपर, किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इंग्लिश सेक्शन में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ये था, अकॉर्डिंग टू फ्राइड इट इज़ बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। ए है सौरव, सौरव बोले तो दुख, दुख के ऊपर क्या इट हमारा बेस्ड था। फियर, फियर होता है डर, डर के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट है सी, रियलिटी वास्तविकता, और डी है प्लेजर। अब देखो जब हम इट की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फ्राइड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। जो हमारा इट है वो प्लेजर के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्लेजर। प्लेजर बोले तो सुख, सुख के सिद्धांत पर आधारित है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपके पास हमेशा रिपीटेड होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन ना रिपीटेड होता है। इस साल पूछा जाए क्या पता आपसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, विच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉन सेंस सिलेबस एज अ लर्निंग मटेरियल। ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट था, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने कि नॉन सेंस सिलेबस को एज अ लर्निंग मटेरियल यूज किया था। तो ये थे हमारे एबिंगहॉस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एबिंगहॉस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे से पूछा गया था यहाँ पे, बुद्धि व सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। देखो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच आखिर कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है। पहले तो आप इस बात को याद रखना, क्या आखिर क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच रिलेशनशिप होता है।
आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो फिर आके, क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है आपका और क्रिएटिविटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पीछे भी पूछे गए, जब क्योंकि हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है अभी साइकोलॉजी सेक्शन के, वहाँ पूछा गया है आपके पास, ठीक है। कई बार आपसे क्रिएटिविटी अलग करके पूछ जाती है, इंटेलिजेंस अलग करके। तो अगर कभी बाय द वे आपसे यही पूछ दिया गया क्या क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच रिलेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप एक कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था आखिर कितना परसेंट बोले या रिलेशनशिप है भी है कि नहीं है, तो ए हमारे पास शून्य, बिल्कुल भी नहीं। बी नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे हो सकता है आपका कभी भी किसी का बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच में। सी है हमारे पास पॉजिटिव और डी है हमारे पास नन। देखो, जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव, क्योंकि अगर कोई एक क्रिएटिविटी पर्सन है तो उसको इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ को क्रिएटिव बनाने के लिए बुद्धि की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव रिलेशन है इनके बीच, किसके बीच, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। देखो, किंडरगार्टन एक बहुत ही हमारा पॉपुलर बोले चाहे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी विधि है जो कि हमारे को किसी के द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो यहाँ पे हमारे से यही पूछा गया कि किसने इसके प्रतिपादन थे कौन। तो इसका जो प्रतिपादन थे वो थे हमारे पास फ्रेडरिच फ्रॉबल। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमारे से पूछा गया अवधान एक डैश प्रक्रिया है। बोले तो अटेंशन इज़ अ डैश प्रोसेस। जब हम अटेंशन की बात करें तो अटेंशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार का प्रोसेस है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ए दिया गया परमानेंट। देखो, आप परमानेंटली अटेंशन नहीं रह सकते किसी भी चीज़ के लिए, आपका जो अटेंशन स्पैन होता है ना वो बहुत ही कम होता है। तो परमानेंट तो आप अटेंशन कभी भी नहीं रह सकते, इसलिए परमानेंट प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। बी है टेम्परेरी। टेम्परेरी का क्या मतलब है, अभी आप परमानेंट है मतलब अटेंशन है फिर नहीं है, टेम्परेरी भी नहीं है। सी है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन, क्योंकि आपको खुद सेलेक्ट करते हैं कि आपको कब अटेंशन देना है, किस चीज़ के लिए अटेंशन देना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जहाँ आपको अटेंशन देना है, तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं। तो जो हमारी अटेंशन है वो एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, ना ही वो परमानेंट है ना ही वो टेम्परेरी प्रोसेस है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सिलेक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी आपसे कभी ना कभी पूछा ही जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि एक बार आएगा तो उसके बाद कभी नहीं आएगा। आप इसको नोट डाउन करके रख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या है, भाट्य बैटरी इज़ यूज्ड फॉर विच टेस्ट। आखिर जो हमारी भाट्य बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है, कौन सा टेस्ट है जिसके लिए भाट्य बैटरी हमारे को यूज़ करनी पड़ती है। ए है इंटेलिजेंस, बी है पर्सनैलिटी, सी है क्रिएटिविटी और डी है हमारे पास एटीट्यूड। तो भाट्य बैटरी का टेस्ट हमारा जो यूज्ड होता है वो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंस। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे से पूछे गए थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आखिर जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, जो हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, आखिर क्यों दे रहे हैं, उसका आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारे से क्वेश्चन पूछे गया है। ए है लाइवलीहुड, कि अपना जीवन जी ले इसलिए हम उसको एजुकेशन दे देते चलो। बी है लर्निंग, राइटिंग एंड रीडिंग, रीडिंग और राइटिंग किस तरीके से की जाती है ये सिखाने के लिए हम उसे एजुकेशन दे रहे हैं। सी है हमारे पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसका बौद्धिक विकास कर लेना सिर्फ। और डी है हमारे पास ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो बच्चा है उसको पूरी तरीके से उसका डेवलपमेंट करना, वो चाहे इंटेलिजेंस का टेस्ट डेवलपमेंट करे, चाहे फिजिकली करे, चाहे मेंटली करे, चाहे सोशली करे, सब का डेवलपमेंट करना। तो जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का वो यही है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ना कि सिर्फ हमारा बौद्धिक का विकास कर लेना, लिखना पढ़ना ही सिर्फ बच्चे को आना चाहिए ये भी नहीं है, और वो सिर्फ जीवन ही जिए इसके लिए भी नहीं है, ताकि कि उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट होए, वो सब चीज़ों को अच्छे से समझे, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से लाइफ को सर्वाइव करना है। तो इसलिए हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए जो एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो है हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो यहाँ सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, कि आखिर मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज। जो मैस्लो की थ्योरी आखिर वो और किस नाम से जानी जाती है।
ए है थ्योरी ऑफ ड्राइव, बी है थ्योरी ऑफ नीड, सी है हमारे पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और डी है हमारे पास थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। जो मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो हमारी थ्योरी ऑफ नीड से भी जानी जाती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर बी, थ्योरी ऑफ नीड्स। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये हमारे से यहाँ पे। अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव्स। आखिर जो उपलब्धि है, संबंध है, शक्ति है, डैश प्रकार की अभिप्रेरक है। आखिर किस तरीके की मोटिव्स मिलती है इससे हमारे बच्चों को, ठीक है, किस प्रकार का है मोटिव्स है, किस काइंड का है। तो ए है बायोलॉजिकल, बी है एनवायरमेंटल, सी है इमोशनल और डी है साइकोलॉजिकल। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एनवायरमेंटल। अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर एनवायरमेंटल काइंड ऑफ मोटिव्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे से यहाँ पे पूछे गया है वो है हमारे पास लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन इन अ बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली। जो लर्निंग बोले तो वो हमारा क्या है, बिहेवियर में एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। जो हमारा बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो वो किस तरीके का होता है। ए है टेम्परेरी, बी है हमारे पास परमानेंट, सी है कंट्रोल्ड और डी है अनकंट्रोल्ड। देखो जब हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो गया लर्निंग के द्वारा, सीख के अधिगम के द्वारा हमने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर दिया है, अच्छे से समझ लिया सब चीज़ों को किस तरीके से लर्निंग हुई है हमारी, तो वो सब हमारा क्या है, परमानेंट है। क्योंकि हमने परमानेंटली जो हमारा बिहेवियर है वो तो चेंज हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है लर्निंग के द्वारा, अधिगम के द्वारा। जितना भी हमारा व्यवहार था वो तो परिवर्तित हो चुका है, तो वो हमारा परमानेंटली हो चुका है। तो जो ये यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट। तो नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड डैश। जो बालक का विकास हो रहा है वो आखिर किसके अंतक्रिया का परिणाम है, अनुवांशिकता व डैश। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट, बी है मेंटल डेवलपमेंट, सी है मोरल डेवलपमेंट और डी है एनवायरनमेंट। तो देखो जब भी बच्चे की डेवलपमेंट होगी तो वो हमारा जो प्रोडक्ट का ऑफ इंट्रैक्शन होगी वो हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की होगी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये भी, इसको भी आप नोट डाउन कर देना, क्योंकि कई बार ना छोटे छोटे क्वेश्चन हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे से पूछा गया था यहाँ पे, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। आखिर मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, किसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था। ये तो ये हमारा थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट था। थॉर्नडाइक ने हमें दिया था कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन हमारे से पूछे गए थे यहाँ पे, व्हेन टू ऑपोजिट मोटिवेशन अराइज एट द सेम टाइम एंड व्हेन देयर सेटिस्फैक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। जब दो विरोधी प्रेरणा एक ही समय में उत्पन्न हो और एक ही समय में जो हम चाहे संतुष्टि चाहे तो उसे क्या कहेंगे। ए है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में फ्रस्ट्रेशन, और बी है हमारे पास दिया हुआ कॉन्फ्लिक्ट, सी है हमारे पास मोटिवेशन और डी है हमारे पास स्ट्रेस। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फ्लिक्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।